नमस्कार दोस्तों, मैं सुप्रिया स्वागत करती हूँ आपका डिकोड एग्जाम के करंट अफेयर के रिवीजन सेशन की क्लास में। दोस्तों, आज हम अपने रिवीजन सेशन की क्लास में कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट को डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों, जल्दी से आप सब लोग सेशन से जुड़ जाइए, सेशन को आप सब लोग शेयर कर दें। और जैसा कि मैं उम्मीद कर रही हूँ अभी तक जितना भी करंट अफेयर का रिवीजन सेशन आपको कराया गया है उसको आप काफी पसंद किए होंगे। साथ ही साथ आपने अपनी प्रॉपर नोट्स बनाई होगी और जैसा कि आपको टेलीग्राम पे पीडीएफ जो है प्रोवाइड कर दिया जाता है उसको आप डाउनलोड करके अपना शॉर्ट नोट्स बनाइए, रिवीजन करिए, क्योंकि अब दिन भी बहुत कम रह गए हैं और आपको ना सिर्फ करंट अफेयर बल्कि अदर सब्जेक्ट्स भी रिवीजन करना है। और साथ ही साथ हमारे प्लेटफॉर्म यानी कि डिकोड एग्जाम पर सारे सब्जेक्ट्स का प्रॉपर रिविजन कराया जा रहा है। सारी क्लासेस को प्रॉपर आप रेगुलर फॉलो करिए, नो डाउट आपको यहाँ से बहुत ज्यादा ही लाभ होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने रिवीजन सेशन की क्लास में। ये एक तरीके का मिसलेनियस होगा, यानी कि इसमें बहुत सारी चीजें जो है कंबाइन होंगी, इसको हम एक साथ देखने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यहाँ पे जो एनसीईआरटी को ठीक है डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा प्रदान किया गया। हम बात करेंगे भाई डीम्ड यूनिवर्सिटी क्या है और एनसीईआरटी का फुल फॉर्म भी आपको पता होना चाहिए। एनसीईआरटी यानी कि नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, जिसे हम हिंदी में कहते हैं राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद। दोस्तों, इसे जो है डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा प्रदान किया गया है, ठीक है, एजुकेशन मिनिस्ट्री के द्वारा ये अनाउंसमेंट किया गया है। और एनसीईआरटी दोस्तों एक स्वायत्त संगठन है, ठीक है। इसकी जो स्थापना किया गया था वो 1961 में किया गया था। किसके तहत किया गया था? सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम के तहत किया गया था। अच्छा, इसका कार्य क्या होता है दोस्तों? तो एक तरीके की ये एक सलाह देने वाली शीर्ष संस्था है जो कि जो स्कूली शिक्षा से संबंधित जो मामले होते हैं उन पर केंद्र सरकार को और राज्य सरकार को ये क्या करती है? सलाह देने का कार्य करती है। तो एक सलाह देने वाली ये शीर्ष संस्था है एजुकेशन से संबंधित। वर्तमान में एनसीईआरटी के दोस्तों अध्यक्ष कौन है? तो दिनेश प्रसाद सकलानी जो है वो वर्तमान में एनसीईआरटी के अध्यक्ष हैं। दोस्तों, डीम्ड यूनिवर्सिटी क्या होती है? तो डीम्ड यूनिवर्सिटी या विश्वविद्यालय की बात करें दोस्तों तो ये उच्च शिक्षा का ही संस्था होता है और ये यूजीसी यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, ठीक है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन अधिनियम 1956 की जो धारा 3 है उसके तहत जो है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा इसे मान्यता प्रदान किया जाता है किसी भी यूनिवर्सिटी को या फिर किसी भी संस्था को डीम्ड विश्वविद्यालय, ठीक है, डीम्ड यूनिवर्सिटी। ये देखा जाए दोस्तों, क्या ये किसी राज्य या विधानमंडल के द्वारा अधिनियम के द्वारा स्थापित किया गया था? तो नहीं। देखा जाए जो है डीम्ड विश्वविद्यालय को दोस्तों ये जो है किसी संसद या राज्य विधानमंडल के किसी भी अधिनियम के द्वारा इसको निगमित नहीं किया जाता है, यानी कि इसको रेगुलेट नहीं किया जाता है, बल्कि देखा जाए दोस्तों ये यूजीसी यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की जो सिफारिशों के आधार पे, ठीक है, केंद्र सरकार के द्वारा इसे विश्वविद्यालय का दर्जा जो है प्रदान किया जाता है। तो केंद्र सरकार इसे जो है विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान करती है किसके सिफारिशों के आधार पे? यूजीसी के सिफारिशों के आधार पे। अगर डीम्ड विश्वविद्यालय है, चूंकि ये एक शैक्षणिक स्वायत्तता इसको प्राप्त होती है। अब चूंकि जैसे कि एनसीईआरटी को डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा प्रदान किया गया तो अब वो क्या करेगी? तो एनसीईआरटी जो है अपना स्वयं का पाठ्यक्रम जो है निर्धारित कर सकेगी, ठीक है, स्वयं का क्या करेगी? प्रवेश मानदंड जो कुछ भी है, एनरोलमेंट है, उसके लिए जो कुछ भी शर्तें हैं वो शुल्क संरचना यानी कि जितना भी फीस स्ट्रक्चर है उसको जो है निर्धारित कर सकेगी। संकाय भर्ती, प्रशिक्षण प्रणाली, इन सब चीजों को वो खुद से डिजाइन कर सकेगी। ये सारे अधिकार अब उसको मिल गए हैं डीम्ड यूनिवर्सिटी, ठीक है, यानी कि डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा प्राप्त करने के बाद एनसीईआरटी को ये सारे जो है अधिकार प्राप्त हुए हैं। तो आप समझ गए होंगे डीम्ड यूनिवर्सिटी क्या है और एनसीईआरटी को डीम्ड यूनिवर्सिटी का, ठीक है, दर्जा प्रदान किया गया है, ये ध्यान रखिएगा। और फुल फॉर्म ध्यान रखिएगा, ठीक है, कौन है वर्तमान में अध्यक्ष ये भी ध्यान रखिएगा। अगला दोस्तों यहाँ पे है, ये ध्यान रखिएगा, जैसा कि आपको पता है इस साल हम लोग 5 जून को हर साल मनाया जाता है वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, ठीक है, विश्व पर्यावरण दिवस। और 2023 का जो पर्यावरण दिवस दोस्तों मनाया गया वो नीदरलैंड के साथ साझेदारी में, ठीक है, किसके द्वारा आयोजित किया गया? तो कोटे डी आइवर के द्वारा आयोजित किया गया। ये ध्यान रखिएगा, किसके साथ साझेदारी में? तो नीदरलैंड की साझेदारी में, ठीक है। तो विश्व पर्यावरण दिवस 2023 का नीदरलैंड के साझेदारी में कोटे डी आइवर द्वारा आयोजित किया गया। और 2023 में दोस्तों विश्व पर्यावरण दिवस का ध्यान रखिएगा 50वीं जो है वर्षगांठ थी, क्योंकि अगर हम देखें विश्व पर्यावरण दिवस की शुरुआत कब की गई थी दोस्तों? तो ये संयुक्त राष्ट्र सभा के द्वारा 5 जून 1972 को, ठीक है, विश्व पर्यावरण दिवस की स्थापना की गई थी। और ये देखा जाए ये जो दिन है ये मानव
पर जो स्टॉकहोम सम्मेलन है उसका ये पहला दिन था और उसी सम्मेलन को जब ये शुरुआत किया गया तो उसी दिन के उपलक्ष्य में हम हर साल 5 जून को क्या मनाते हैं, विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं। 2023 को विश्व पर्यावरण दिवस का 50वां जो है वर्षगांठ थी और ये किसके द्वारा मनाई गई थी, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि 50वीं वर्षगांठ थी। तो कौन सा, नीदरलैंड की साझेदारी में कोटे डी आइवर के द्वारा आयोजित किया गया था। थीम क्या थी दोस्तों इस साल की 2023 की, #बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन। ठीक है, और इस अधिनियम के तहत प्लास्टिक प्रदूषण के समाधान पर यह अधिनियम क्या था दोस्तों, ये थीम जो थी केंद्रित थी। ठीक है, अब अगले पॉइंट की हम बात करेंगे। यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट एक क्षेत्र है दोस्तों, नारगोनो काराबाख। ठीक है, नारगोनो काराबाख दोस्तों ये क्षेत्र काफी ज्यादा चर्चा में रहा था, काफी ज्यादा न्यूज में था, स्टार कर लीजिएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्षेत्र है दोस्तों। आप देख रहे हैं ये अजरबैजान और अर्मेनिया का ये मैप है। ठीक है, कैस्पियन सागर से लगा हुआ है अजरबैजान के क्षेत्र में आपको ये जो रेड सर्कल में एक चीज दिख रहा है दोस्तों, रेड कलर का, ये दोस्तों ध्यान रखिएगा, ये क्षेत्र है दोस्तों नारगोना कारबाखा क्षेत्र है, जो कि काफी ज्यादा चर्चा में रहा है इस साल। ठीक है, क्योंकि इस समय अजरबैजान अर्मेनिया के बीच में ठीक है संघर्ष चल रहा है। और इस क्षेत्र की दोस्तों बात करें तो ये क्षेत्र दोस्तों ठीक है अजरबैजान में है, लेकिन इस क्षेत्र में कौन लोग रहते हैं, अर्मेनियाई निवासी रहते हैं। और अर्मेनियाई निवासी जो है इस क्षेत्र को आरखाट के नाम से जानते हैं। तो अगर हम बात करें, चूंकि संघर्षरत क्षेत्र है ठीक है नारगोना कारबाखा, और ये काकेकस क्षेत्र, देखिए आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि काकेकस क्षेत्र का है, तो ये काला सागर यानी कि ब्लैक सी और कैस्पियन सी के बीच का जो अंतर महाद्वीपीय क्षेत्र है। यहाँ देखिए ये कैस्पियन सागर, उधर की तरफ आप बढ़ेंगे तो ब्लैक सागर, यहाँ पे ब्लैक ठीक है जो है ओशियन दिखेगा। ठीक है, ब्लैक सी दिखेगा, काला सागर दिखेगा, और उसी के बीच का जो क्षेत्र है उसको काकेकस क्षेत्र के नाम से जानते हैं। उसी बीच का ये क्षेत्र है दोस्तों नारगोना कारबाखा क्षेत्र, और ये जो कि पहाड़ियों से घिरा हुआ क्षेत्र है। और इसे जो अर्मेनियाई लोग हैं, यानी कि ये जो लोग हैं वो इस क्षेत्र को आरखेट के नाम से जानते हैं। और ये जो है इसे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देखा जाए तो किस रूप से, तो अजरबैजान के हिस्से के रूप में मान्यता प्राप्त है। ये माना जाता है दोस्तों कि ये जो क्षेत्र है ये अजरबैजान का क्षेत्र है, लेकिन इसमें जो लोग रहते हैं, जो निवासी हैं, वो जनरली जो है जो जातीय रूप से देखा जाए तो अर्मेनियाई है। और वो चूंकि यहाँ पे एक पैरेलल सरकार चलाते हैं, वो यहाँ की अपनी एक अलग सरकार चलाते हैं। वो अजरबैजान की सरकार को चूंकि नहीं मानते हैं, वो अपनी एक पैरेलल सरकार चलाते हैं, अपना पूरा जो है स्वायत्त शासन चलाते हैं। ठीक है, और इनका जो घनिष्ठ संबंध है वो अर्मेनिया के साथ है। ठीक है, लेकिन बावजूद इसके अर्मेनिया की जो सरकार है वो यहाँ के जो नारगोना कारबाखा के जो सरकार है उसको वो मान्यता नहीं देती इस पे, बल्कि देखा जाए विश्व के कोई भी देश जो है इस क्षेत्र को, जो इस देश की सरकार है, इस क्षेत्र की सरकार उसको मान्यता नहीं देती है। ठीक है, और ये बहुत बड़ा ये जो क्षेत्र है ये बहुत बड़ा संघर्ष का कारण रहा है 2023 में अर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में। ठीक है, तो आइए थोड़ा सा बात कर लेते हैं अजरबैजान के बारे में। दोस्तों अजरबैजान कैस्पियन सागर से लगा हुआ ये देश आप यहाँ पे देख सकते हैं अजरबैजान, जिसकी राजधानी दोस्तों क्या है, बाकू है। और ये एशियाई महाद्वीप का देश है, और इसकी सीमा देखिए किससे लगती है, जॉर्जिया से लगती है दोस्तों, अर्मेनिया से लगती है, ईरान से लगती है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, और रशिया से इसकी जो है सीमा लगती है। वही बात करें इसके पड़ोस में आर्मेनिया है दोस्तों, जिसकी जो कैपिटल है वो है एरेवान है, और ये काकेकस क्षेत्र की भूमि से घिरा देश है। इसकी सीमा देखिए, अर्मेनिया की सीमा किससे लगती है, तुर्की से लगती है। ठीक है, जॉर्जिया से लगती है, अजरबैजान से लगती है। ठीक है, और इराक से जो है ये अपनी ठीक है सीमा को साझा करता है दोस्तों। कौन दोस्तों, यहाँ पे ध्यान रखिएगा अर्मेनिया। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, माफ करिएगा इराक से नहीं लगती है। ठीक है, ये देखे देता यहाँ पे टर्की, जॉर्जिया और अजरबैजान से अपनी सीमा को साझा करता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो ये जो लोकेशन है दोस्तों आप देख सकते हैं, ये काकेकस क्षेत्र है। देखिए ये ब्लैक सी और ये कैस्पियन सी के बीच का ये क्षेत्र है दोस्तों, काकेकस क्षेत्र। आपसे ये भी पूछ सकता है भाई काकेकस क्षेत्र जो एरिया है वो किन दो सागरों के बीच में है, तो वो कैस्पियन सागर ब्लैक सी के बीच में है। और ये क्षेत्र काफी ज्यादा चर्चा में रहा है। कारण क्या है, अर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में हो रहा संघर्ष, और संघर्ष का एक बहुत बड़ा कारण एक क्षेत्र है नारगोना कारबाखा, जो कि अजरबैजान में स्थित है। और इसके बारे में क्या चीजें रही, ऐतिहासिक थोड़ा सा बैकग्राउंड हमने देखा। ठीक है, तो बस इतना ध्यान रखिएगा, आपका यहां से चीजें जो है कवर हो जाएंगी। आइए अगली बात करते हैं दोस्तों। यहाँ पे अगला जो पॉइंट है वो है इसरो गगनयान प्रशिक्षण मिशन TB-D1। ठीक है, तो ये एक गगनयान का ठीक है टेस्ट व्हीकल है।
टीवी, ठीक है, D1, और ये एक तरीके से टेस्ट प्लेटफॉर्म था और ये एक ऐतिहासिक मील का पत्थर साबित हुआ है। तो इसे देखा जाए, ये जो प्रशिक्षण रहा है दोस्तों, ये पृथ्वी के वायुमंडल में पुनः प्रवेश के दौरान अंतरिक्ष यान को स्थिर करने और इसे धीमा करने में डायरेक्ट पैरासूट के प्रदर्शन का मूल्यांकन करने के लिए जो है इसे डिजाइन किया गया था। कौन सा दोस्तों? तो ये प्रशिक्षण मिशन टीवी D1। तो आप ध्यान रखिएगा, आपसे ये पूछा जा सकता है कि भाई किस मिशन, किसके लिए जो है ये प्रशिक्षण मिशन टीवी D1 को जो है लॉन्च किया गया था। तो ये इसरो का जो गगनयान मिशन है दोस्तों, वो काफी इंपॉर्टेंट है, स्टार कर लीजिएगा। अगला है दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं। ऑपरेशन जिसका नाम है दोस्तों गोल्डन आर्म। दोस्तों ऑपरेशन गोल्डन आर्म क्या है? तो ये ध्यान रखिएगा, ये जो किंग चार्ल्स तृतीय उनका राज्याभिषेक है। तो एक तरीके से ये जो महाराजा जो चार्ल्स हैं दोस्तों इंग्लैंड के, ठीक है, इंग्लैंड के जो महाराजा चार्ल्स है उनके राज्याभिषेक समारोह का जो सीक्रेट नाम था दोस्तों, सीक्रेट कोड था, उसका नाम क्या था दोस्तों? ऑपरेशन गोल्डन आर्म। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों और आप कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। तो ऑपरेशन गोल्डन आर्म क्या है? तो इंग्लैंड के राजा, ठीक है, महाराजा चार्ल्स तृतीय के राज्याभिषेक जो समारोह था उसका ये सीक्रेट कोड है, ऑपरेशन गोल्डन आर्म। नेक्स्ट है दोस्तों, यहाँ पे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राजस्थान में भारत, ठीक है, ध्यान रखिएगा, भारत स्काउट ना कि स्काउट्स, ठीक है, भारत स्काउट एंड गार्ड्स के 18वें राष्ट्रीय जम्बोरे का उद्घाटन किया है। तो 18वें राष्ट्रीय जम्बोरे का उद्घाटन कहाँ किया गया दोस्तों? राजस्थान में किया गया है। किसके द्वारा किया गया है दोस्तों? तो ये ध्यान रखिएगा, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा किया गया है। और ये 66 साल के बाद जो है जम्बोरे की मेजबानी कर रहा है कौन दोस्तों? राजस्थान। 18वां जो राष्ट्रीय स्काउट और गाइड जम्बूरी है, इसका विषय क्या है दोस्तों? शांति के साथ प्रगति है। ये होता क्या है दोस्तों? राष्ट्रीय जम्बोरे युवा स्काउट, ये देखा जाए स्काउट जो है, स्काउट्स को एक दूसरे के साथ अपने रीति रिवाज, ठीक है, भोजन की आदतों, हस्तशिल्प, धार्मिक प्रथाओं को साझा करने के लिए एक मंच प्रदान करता है, ठीक है। पहला जो राष्ट्रीय स्काउट और गाइड जम्बोरे है, इसका आयोजन 1951 में किया गया था। कहाँ पे दोस्तों आयोजित किया गया था? तो आंध्र प्रदेश में आयोजित किया गया था। तो ये ध्यान रखिएगा दोस्तों, 18वां राष्ट्रीय स्काउट और गाइड जम्बोरी का ठीक है आयोजन किया गया, ठीक है, राजस्थान में, और इसका विषय क्या था? शांति के साथ प्रगति। नेक्स्ट है दोस्तों, यूनेस्को द्वारा विश्व की पहली लिविंग यूनिवर्सिटी किसे घोषित किया गया है? तो विश्व भारती को किया गया है, ठीक है, गुरु, ठीक है, रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा स्थापित जो विश्व भारती, इसको यूनेस्को के द्वारा विश्व की पहली लिविंग यूनिवर्सिटी जो है ये घोषित किया गया। स्टार कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये जो विश्व भारती विश्वविद्यालय दोस्तों, इसकी स्थापना 1921 में, ठीक है, रविन्द्रनाथ टैगोर जी के द्वारा किया गया था। और ये दुनिया का पहला जो है, ठीक है, लिविंग हेरिटेज दर्जा जो है, यूनिवर्सिटी का दर्जा इसको प्रदान किया गया है। अगर हम यूनिवर्सिटी की बात करें, इस विश्वविद्यालय की बात करें, तो ये आजादी के पूर्व दोस्तों ये एक विश्वविद्यालय था, लेकिन देश हल करके आजादी के बाद जो है संस्था को 1951 में केंद्रीय अधिनियम के तहत क्या किया गया? केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा जो है ये प्रदान किया गया। तो ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा इसे प्रदान है, ठीक है, विश्व भारती, और इसे जो है यूनेस्को के द्वारा विश्व की पहली लिविंग यूनिवर्सिटी का दर्जा प्रदान किया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसी के साथ साथ आपकी जिम्मेदारी है दोस्तों यूनेस्को के बारे में पढ़ना। मैंने आपको क्लास के दौरान यूनेस्को के बारे में कई बार बताया है, ठीक है, तो आप उसको अच्छे से देख लीजिएगा। जितने भी आज पॉइंट चल रहे हैं दोस्तों, ये एक एक पॉइंट आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। थोड़ा दोस्तों वीडियो को दोस्तों में शेयर करते रहिए। अगला है दोस्तों, ठीक है, नेट पोलर एक्स। नेट पोलर एक्स क्या है दोस्तों? अगर हम इसका फुल फॉर्म देखें तो नेशनल लेवल पोल्यूशन रिस्पांस एक्सरसाइज। तो एक तरीके से पोल्यूशन के रिस्पांस के लिए एक्सरसाइज है, ठीक है, नेशनल लेवल पोल्यूशन, ठीक है, रिस्पांस एक्सरसाइज। और ये इसका 9वां संस्करण है दोस्तों, जिसका आयोजन किया गया गुजरात के वादीनार में। तो गुजरात में जो है 9वां राष्ट्रीय स्तर का प्रदूषण प्रतिक्रिया अभ्यास, ठीक है, किसके द्वारा किया गया? तो भारतीय तटरक्षक बल के द्वारा किया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट, कहां किया गया दोस्तों? तो गुजरात के वाडीनगर में आयोजित किया गया, ठीक है। कौन सा? तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, नेट पोलर एक्स 9, यानी कि 9वां राष्ट्रीय स्तर का प्रदूषण प्रतिक्रिया अभ्यास, जिसे हम कहते हैं नेशनल लेवल पोल्यूशन रिस्पांस एक्सरसाइज, ठीक है, 9वां। कहां किया गया दोस्तों? गुजरात के वाडीनगर में किया गया। किसके द्वारा किया गया? तो ये भारतीय तटरक्षक बल के द्वारा किया गया। ये अभ्यास क्या है दोस्तों? अपने आप में एक महत्वपूर्ण पहल है। जितने भी जो समुद्री प्रदूषण है, समुद्री प्रदूषण प्रतिक्रिया तंत्र के विभिन्न पहलुओं का प्रशिक्षण करता है, ये परीक्षण करता है। और किसी भी समुद्री रिसाव आकस्मिक, यानी कि अगर मान लीजिए कोई तेल की जहाज जा रही हो भरी हुई, उसमें से कोई रिसाव हो जाता है,
तो ठीक है, उसमें तुरंत जो है ऐसी परिस्थितियों से निपटने के लिए ये क्या करेगा, संसाधन एजेंसियों की तैयारी का आकलन करता है कि भाई अगर किसी भी तरह का समुद्र में रिसाव हो जाता है, तेल का रिसाव हो जाता है, कुछ भी हो जाता है, तो जो एजेंसियां हैं, जो ऐसे जो आकस्मिक चुनौतियों से निपटने वाली जो एजेंसियां हैं, उनकी तैयारी का भी ये आकलन करता है नेट पोलरएक्स 9। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, समझ लीजिए एक एक पॉइंट आज की एग्जाम में आपके एक एक जो है क्लास की जो दौरान हम पॉइंट को डिस्कस कर रहे हैं वो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट दोस्तों, यहाँ पे देश में कुल खाद्यान्न उत्पादन दोस्तों 141 लाख टन बढ़ा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है पिछले वर्ष के दौरान यानी कि 2021-22 के दौरान जो है यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर के दौरान जो है देश का कुल खाद्यान्न उत्पादन जो है वो बढ़ा है कितना, तो 41 लाख टन जो है बढ़ा है। और इस दौरान जो है प्रमुख फसलों का अनुमानित उत्पादन देख सकते हैं कुछ इस प्रकार है। अगर हम कुल खाद्यान्न का उत्पादन देखें दोस्तों 2022-23 के दौरान तो कितने लाख टन होगा दोस्तों, तो यहाँ पे 3296.8 ठीक है 87 लाख टन। ठीक है, चावल देखिए यहाँ पे बहुत सारे जो खाद्यान्न थे, लेकिन आपको उन्हीं को जो है यहाँ पे शामिल किया गया जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। जैसे कि कुल खाद्यान्न पूछ सकता है, चावल पूछ सकता है दोस्तों 130 ठीक है 1357.55 लाख टन। गेहूं देख लीजिएगा, ठीक है 1105.54 लाख टन है। वही बात करें दाल का देखें तो 260.58 लाख टन है। वही बात करें दोस्तों गन्ना 4905.33 लाख टन है। चने की बात करें दोस्तों तो 122.6 लाख टन है। वही मूंगफली की बात करें तो कितना बड़ा है दोस्तों, कितना उत्पादन होगा, तो 102.6 लाख टन का उत्पादन होगा। ये देखिए ये अपने आप में डेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वही अगर बात करें भैया कि सबसे बड़ा खाद्यान्न उत्पादक राज्य कौन सा रहा है दोस्तों, तो उत्तर प्रदेश है। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा, जहां पे सबसे ज्यादा जो है अनाजों का उत्पादन हुआ है वो उत्तर प्रदेश रहा है। ये डेटा आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ऐसे ही प्रश्न आरओ में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट की हम बात करते हैं दोस्तों, भारत में चिकन पॉक्स पैदा करने वाला एक नया वायरस वेरिएंट का पता चला है जिसका नाम है क्लैड 9। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लैड 9 जो है ये चिकन पॉक्स पैदा करने वाला नया वायरस है। ठीक है, तो ये देखा जाए भारत में चिकन पॉक्स पैदा करने वाले जो नया वायरस वेरिएंट है जिसका नाम है क्लैड 9, इसका पता चला है। और ये खोजा किसके द्वारा गया है दोस्तों, द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी ने जो है इस वेरिएंट की खोज की है जो कि वेरेसेला जोस्टर वायरस पैदा करने के लिए VZV के लिए जिम्मेदार है। ठीक है, ध्यान रखिएगा कौन सा वायरस है, तो वेरेसेला जोस्टर वायरस। ठीक है, और इसी वायरस से देखा जाए तो ये एक नया वेरिएंट है जो कि चिकन पॉक्स के लिए जिम्मेदार है और क्लैड 9 है। अच्छा, वेरियोलॉजी यहाँ पे वायरोलॉजी क्या होती है दोस्तों, तो ये विज्ञान की एक शाखा है जो वायरस का क्या करती है दोस्तों, अध्ययन करती है, स्टडी ऑफ वायरस इज कॉल्ड ठीक है वायरोलॉजी। ये ध्यान रखिएगा, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। अगला है दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन वर्ल्ड हेल्थ, ठीक है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जो है इसने जो है वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट लिस्ट में ठीक है कोविड का नया ठीक है सब वेरिएंट शामिल किया जिसका नाम है JN1। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा WHO की वेरिएंट ऑफ लिस्ट में शामिल हुआ कोविड का नया सब वेरिएंट JN1। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है भाई ये किसका वेरिएंट है, सब वेरिएंट JN1। तो ये जो सब वेरिएंट दोस्तों है ये कोरोना का सबसे जो है कोरोना का ये सब वेरिएंट है। ठीक है, यहाँ पे अगर बात करें किसका है तो ओमिक्रॉन जो सब वेरिएंट है जिसका नाम था, ठीक है ध्यान रखिएगा BA.2.86 उसी का ये वंशज है, यानी कि उसी से ये उत्पन्न है। और इसे किस नाम से इसे क्या कहा जाता था दोस्तों, तो इसे पिरोला भी कहा जाता था। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा किसका वंशज है दोस्तों, तो ये ओमिक्रॉन सब वेरिएंट जो BA.2.86 का ये वंशज है और इसे पिरोला कहा जाता था। सबसे पहला जो इस वेरिएंट का दोस्तों मामला आया था कहाँ आया था, अमेरिका में आया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा अमेरिका में सबसे पहले ये मामला आया था। इंडिया की बात करें तो इंडिया में सबसे पहले यह मामला जो आया था वो केरल में आया था। ठीक है, उसके बाद चीन में लगातार इस मामले को देखा गया। लक्षण क्या है दोस्तों JN सब वेरिएंट के, तो बुखार आ जाना, ठीक है सिर दर्द होना, खांसी होना, नाक का बहना, गले में खराश होना। तो ये एक तरीके से ये भी काफी खतरनाक वेरिएंट है और उसको वेरिएंट ऑफ ठीक है इंटरेस्ट के लिस्ट में शामिल किया गया है। ठीक है, WHO के द्वारा। WHO संस्था को अच्छे से पढ़ लीजिएगा दोस्तों, बहुत बार इसके बारे में मैंने क्लास के दौरान भी बताया, अभी नहीं बताऊंगी, आपकी जिम्मेदारी अच्छे से पढ़ना। नेक्स्ट है दोस्तों महाराष्ट्र ने कर्नाटक को हराकर
5वीं राष्ट्रीय व्हील चेयर रग्बी चैंपियनशिप 2023 जीती है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये जो कहाँ पे इसका आयोजन किया गया ये इंपॉर्टेंट है, कौन जीता है ये इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहली बात करते हैं भाई, 5वीं जो राष्ट्रीय व्हील चेयर रग्बी चैंपियनशिप है, इसका आयोजन जो है पुणे के, ठीक है, बालेवाड़ी में हुआ। ठीक है, पुणे का है दोस्तों, महाराष्ट्र में है। ठीक है, इसका आयोजन किया गया इस चैंपियनशिप का। और इस 5वीं जो राष्ट्रीय व्हील चेयर रग्बी चैंपियनशिप का जो आयोजन में, ठीक है, कौन जीता है दोस्तों, महाराष्ट्र जीता है। उप विजेता कौन रहा, कर्नाटक, यानी कि महाराष्ट्र ने कर्नाटक को हरा करके 5वीं राष्ट्रीय व्हील चेयर रग्बी चैंपियनशिप जीत ली है। वहीं अगर हम बात करें इस चैंपियनशिप का जो है आयोजन किसके द्वारा किया गया, तो रग्बी के लिए जो शासी निकाय है दोस्तों, कौन, भारतीय रग्बी फुटबॉल यूनियन, ठीक है, रग्बी इंडिया द्वारा आयोजित किया गया। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, चंडीगढ़ स्मार्ट सिटी ने जीवन यापन में आसानी को बढ़ावा देने के लिए एआई संचालित चैटबॉट बिरबल लॉन्च किया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, स्टार कर लीजिएगा, किस स्मार्ट सिटी के द्वारा, तो चंडीगढ़ स्मार्ट सिटी के द्वारा जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा चालित जो है चैटबॉट, ठीक है, बिरबल लॉन्च किया गया है। किस उद्देश्य से, तो जीवन यापन में आसानी लाने के उद्देश्य से। अच्छा, बिरबल किस तरीके से सहायता करेगा लोगों की, तो बिरबल जो है वहां के निवासी, जो चंडीगढ़ स्मार्ट सिटी के निवासी हैं, उन निवासियों के लिए सहज अनुभव बनाने के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने की शहर की प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है। इसका प्राथमिक उद्देश्य क्या है, तो जो नागरिक है उन नागरिकों को सटीक जानकारी प्रदान करना है और उचित संसाधनों के प्रति जो उनका मार्गदर्शन करना है। तो बिरबल नाम याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चैटबॉट है। ठीक है, किसके द्वारा, चंडीगढ़ स्मार्ट सिटी के द्वारा किया गया है लॉन्च, एआई संचालित ये चैटबॉट है बिरबल। नेक्स्ट है दोस्तों, इसके बारे में हमने पहले भी चर्चा किया था, फिर से बात कर लेते हैं कि पहला जो है, ठीक है, प्रथम कला क्रांति लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया, तो पंडित पीडी बाउल को किया गया। ठीक है, तो पंडित पीडी बाउल को प्रथम कला क्रांति लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो एक समारोह था दोस्तों, इंटरनेशनल परफॉर्मिंग आर्ट फेस्टिवल, जिसका जो है कोलकाता संस्करण में ये पद्मश्री विजेता भी रही है दोस्तों, पंडित पूर्णदास बाउल। इनको विश्व स्तर पर, ठीक है, पारंपरिक बाउल संगीत में उनके जो उत्कृष्ट योगदान रहे उसके लिए देखा जाए, इनको तो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। तस्वीर आप इनकी देख रहे हैं। तो प्रथम, ठीक है, कला क्रांति लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया, ठीक है, पंडित बीडी बाउल को। नेक्स्ट है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार कर लीजिएगा, ये अधिनियम दोस्तों, नारी शक्ति वंदना अधिनियम, वंदन अधिनियम। ध्यान रखिएगा, हमारी जो नई संसद भवन बनी इसके बारे में मैंने क्लास में आपको बताया। नई संसद भवन में जो पहला अधिनियम पारित हुआ दोस्तों, वो यही हुआ, नारी शक्ति वंदन अधिनियम। तो बात करते हैं दोस्तों, जैसा कि आपको पता है 19 सितंबर को, ठीक है, यहाँ पे जो है सरकार के द्वारा एक विशेष सत्र का आयोजन किया गया नए संसद भवन में। और विशेष सत्र के आयोजन के दौरान जो है पहला अधिनियम जो पारित किया गया दोस्तों, वो नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित किया गया। बात है दोस्तों 19 सितंबर 2023 को। इसी दौरान, ठीक है, भारत सरकार के द्वारा, यानी कि भारत जो वर्तमान सरकार है, ठीक है, सरकार के द्वारा एक विधेयक पारित किया गया दोस्तों, जिसका नाम है महिला आरक्षण विधेयक। ठीक है, महिलाओं के आरक्षण के लिए, ठीक है, विधेयक को संविधान विधेयक, ठीक है, कौन सा, 128वां संशोधन विधेयक जो है उस नाम से लोकसभा में, ठीक है, प्रस्तुत किया गया। तो ध्यान रखिएगा, महिला आरक्षण विधेयक को संविधान 128वां संशोधन विधेयक, ठीक है, के नाम से लोकसभा में प्रस्तुत किया गया। ध्यान रखिएगा, ये कौन सा संशोधन विधेयक था, 128वां था। और जब ये विधेयक बनेगा तो कौन सा संशोधन बनेगा, ये भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 19 सितंबर को इसको लोकसभा में प्रस्तुत किया गया और ये 20 सितंबर को लोकसभा से पारित होकर के, ठीक है, आगे बढ़ता है राज्यसभा में। राज्यसभा को भी दोस्तों ये विधेयक जो है राज्यसभा में भी क्या हो गया, पारित हो गया। तो महिलाओं को, ठीक है, राज्यसभा, लोकसभा में, ठीक है, राज्यों की विधानसभा में, ठीक है, 1/3 आरक्षण देने से संबंधित ये विधेयक था, जो 21 सितंबर को राज्यसभा से भी पारित कर दिया गया। अब ये जाएगा दोस्तों, ठीक है, कोई भी विधेयक है उसको, ठीक है, कोई भी अधिनियम है, ठीक है, उसे विधेयक बनने में, ठीक है, ध्यान रखिएगा, यानी कि अधिनियम बनने, माफ करिएगा, कोई भी बिल जो है उसको एक्ट बनने के लिए क्या होता है, ठीक है, कितने प्रोसेस है, राज्यसभा या लोकसभा से गुजर करके जब तक इस पे राष्ट्रपति की साइन नहीं हो जाती तब तक कोई भी बिल जो है वो एक्ट नहीं बनता है। तो यहाँ पे जो है आगे जाकर के 28 सितंबर को इस विधेयक को, ठीक है, राष्ट्रपति की स्वीकृति प्रदान होती है। और यह विधेयक देखिए कौन से रूप में अधिनियम बनता है, तो यह विधेयक देखिए संविधान, ठीक है, 106वां संशोधन अधिनियम 2023 के रूप में अधिनियमित हो गया। तो ध्यान रखिएगा, ये विधेयक कौन सा था दोस्तों, ठीक है,
ये 128वां संशोधन विधेयक था, ठीक है। कौन सा था? 128वां, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये किस अधिनियम के तहत ये जो है कौन सा अधिनियम बनता है? देखिए बहुत सारे बिल आते हैं लेकिन ये एक्ट नहीं बन पाते हैं, लेकिन इसी कारण से ये संशोधन जो था 128वां था, लेकिन ये जो एक्ट बना वो 106वां था, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखा जाए तो यह विधेयक जो है 18 से लेकर के 21 सितंबर के मध्य जो है संसद का जो विशेष सत्र आयोजित किया गया था दोस्तों, उसी दौरान इसको पारित किया गया। और फिर जो देश के प्रधानमंत्री उनके द्वारा इस जो है कानून को अनौपचारिक रूप से क्या नाम दिया गया दोस्तों? तो नारी शक्ति वंदन अधिनियम नाम दिया गया, ठीक है। इस अधिनियम का उद्देश्य क्या था दोस्तों? तो ये जो अधिनियम है संविधान संशोधन, ठीक है, संविधान 106वां संशोधन अधिनियम जो है, इसका उद्देश्य क्या है? तो ध्यान रखिएगा, लोकसभा ना कि राज्यसभा, ध्यान रखिएगा, लोकसभा, राज्यों की विधानसभा में जो महिला सीटें हैं उनको आरक्षित करना। तो 1/3 जो है महिला सीटों को आरक्षित करना। इस जो अधिनियम के माध्यम से ध्यान रखिएगा, लोकसभा, राज्यों की विधानसभा, जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है दोस्तों दिल्ली की जो विधानसभा है उसमें महिलाओं के लिए जितनी भी सीटें हैं, ठीक है, महिलाओं के लिए जो कुल सीटें उसमें 1/3 सीटों को आरक्षित करने का प्रावधान किया गया। तो जितनी भी सीटें हैं उनमें 1/3 सीटें कहाँ दोस्तों? ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज करने के लिए राज्यसभा भी दे देगा, ठीक है, कंफ्यूज करने के लिए राज्य विधान परिषद भी दे देगा, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे सिर्फ लोकसभा है, राज्यों की विधानसभा और किस राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी कि दिल्ली की जो विधानसभा वहां पे जो है कुल सीटों का 1/3 सीट आरक्षित किया गया है दोस्तों। किसके लिए? महिलाओं के लिए। कि किसमें कहा गया है? तो ये संविधान संशोधन अधिनियम जो है 106वां उसमें कहा गया है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। इसका प्रमुख प्रावधान क्या है? तो दोस्तों इस संशोधन के माध्यम से हमारे संविधान में कुछ जो है अनुच्छेद थे उनमें भी संशोधन किया गया और कुछ नए अनुच्छेदों को जोड़ा गया। तो ये जो संविधान संशोधन अधिनियम है दोस्तों 106वां, इसके माध्यम से तो हमारा अनुच्छेद है दोस्तों 239A, इसमें जो है संशोधन किया गया और कुछ नए जो है अधिनियम अनुच्छेद जोड़े गए। कौन कौन से हमारे संविधान में? तो 330A, 332A और 334A, ये नए जो है अनुच्छेद जोड़े गए। तो ये ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये नारी शक्ति वंदन अधिनियम बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि नई संसद भवन के दौरान पहला जो है प्रस्ताव यही पारित किया गया और आपके लिए नई संसद भवन भी है। चलिए अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर करिए कि पुरानी संसद भवन को, ठीक है, हम किस नाम से जानेंगे, ठीक है, पुरानी जो है हमारी संसद भवन, पुरानी संसद भवन को हम किस नाम से जानेंगे? कमेंट बॉक्स में आंसर करिए, ठीक है। चलिए अगले की बात करते हैं दोस्तों। अगला जो है इंपॉर्टेंट हमारे लिए पॉइंट है जो 6वीं अंतरराष्ट्रीय चावल कांग्रेस का दोस्तों आयोजन किया गया। ये फिलीपींस की राजधानी मनीला में आयोजित किया गया अक्टूबर 2023 में, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो 6वां जो है इंटरनेशनल राइस कांग्रेस का आयोजन किया गया। कहाँ किया गया? फिलीपींस की राजधानी मनीला में किया गया। इसका थीम क्या था दोस्तों? एक्सेलरेटिंग ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ राइस बेस्ड फूड सिस्टम फ्रॉम जीन टू ग्लोब, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अगर हम बात करें भाई पहला जो है ये 6ठा था, तो जो पहला अंतरराष्ट्रीय चावल कांग्रेस का आयोजन किया गया था ये वर्ष 2002 में किया गया था, बीजिंग में किया गया था। और दूसरा जो आयोजन किया गया था ये 2006 में किया गया था, नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। और सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों ये है इस साल का, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जो अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्था का जो मुख्यालय दोस्तों वो फिलीपींस की राजधानी मनीला में ही है और वहीं पे जो है इसका इस साल का जो है आयोजन किया गया 6वां अंतरराष्ट्रीय चावल कांग्रेस का। तो ये भी स्टार्ट कर लीजिएगा, सब इंपॉर्टेंट है। अगली बात करते हैं दोस्तों प्रथम सैन्य विरासत महोत्सव 2023। दोस्तों प्रथम सैन्य विरासत, ठीक है, फर्स्ट जो है इंडियन मिलिट्री हेरिटेज फेस्टिवल का जो आयोजन किया गया था वो मानेकर सेंटर में किया गया, ठीक है, जो कि कहाँ पे है? नई दिल्ली में है। किसके द्वारा आयोजित किया गया? तो रक्षा मंत्रालय के द्वारा आयोजित किया गया और इस जो है महोत्सव का उद्घाटन किया गया, ठीक है, देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा किया गया। उद्देश्य क्या था दोस्तों इस महोत्सव का? तो बातचीत, कला, नृत्य, नाटक, गाथाओं और प्रदर्शनियों के माध्यम से सदियों से विकसित भारत की समृद्ध सैन्य संस्कृति विरासत का उत्सव मनाना था। और इसी दौरान दोस्तों इस महोत्सव के दौरान सबसे इंपॉर्टेंट चीज हुई, रक्षा मंत्री ने सैन्य क्षेत्र में जो हमारी प्राचीन रणनीतिक कौशल है उसकी खोज करने और साथ ही साथ समकालीन जो सैन्य क्षेत्र में जो एकीकरण के माध्यम से स्वदेशी संवाद को बढ़ावा देने के लिए प्रोजेक्ट उद्भव को भी लॉन्च किया, ठीक है, प्रोजेक्ट उद्भव भी ध्यान रखिएगा, ये भी लॉन्च किया गया रक्षा मंत्रालय के द्वारा, ठीक है।
अगला पॉइंट है दोस्तों, जो लुप्त प्राय स्पर्म वेल है उसके लिए विश्व का पहला समुद्री संरक्षित क्षेत्र बनाया जा रहा है दोस्तों, डोमिनिका, ठीक है, जो कि कैरिबियाई द्वीप है उसकी सरकार के द्वारा। तो ध्यान रखिएगा, डोमिनिका कैरिबियाई जो द्वीप है उसकी सरकार के द्वारा लुप्त प्राय स्पर्म वेल के लिए विश्व का पहला समुद्री संरक्षित क्षेत्र बनाने के संबंध में घोषणा की गई है। ये देखिए अटलांटिक महासागर है और ये कैरेबियन सी है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये जो क्षेत्र आप देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे आपको साउथ अमेरिका देखने को मिल रहा है और ये देखिए फ्लोरिडा है, ठीक है, जो कि नॉर्थ अमेरिका का क्षेत्र है, यानी कि यूएसए का ये क्षेत्र फ्लोरिडा, और यहाँ आपको क्यूबा दिख रहा है और ये देखिए डोमिनिकन रिपब्लिक है, ठीक है। ये जो क्षेत्र है यही डोमिनिकन रिपब्लिक है और यहीं पे दोस्तों, ठीक है, ये जो लुप्त प्राय स्पर्म वेल है जिसकी तस्वीर आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये गायब हो रही है, ठीक है, लुप्त प्राय हो रही है और इसके संरक्षण के लिए, ठीक है, विश्व का पहला समुद्री संरक्षित क्षेत्र बनाने की जो घोषणा की गई है वो इसी डोमिनियन रिपब्लिक सरकार के द्वारा किया गया है। स्टार कर लीजिएगा, ये लोकेशन भी ध्यान रखिएगा, ठीक है, डोमिनिका कैरिबियाई द्वीप की सरकार के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों, भारतीय सेना की पहली वर्टिकल विंड टनल। तो ये ध्यान रखिएगा कहां पे दोस्तों, तो ये हिमाचल प्रदेश के बकलोह में। तो ये जो विशेष बलों के प्रशिक्षण, जो हमारे सेना जो विशेष बल हैं दोस्तों, उनके प्रशिक्षण के लिए, ठीक है, उनके बुनियादी ढांचे को बेहतर करने के और अत्याधुनिक, ठीक है, अत्यधिक ऊंचाई से छलांग लगाने के लिए विशेष बलों के लिए, ठीक है, जो अत्यधिक ऊंचाई है वहां से छलांग लगाने के लिए उनको प्रैक्टिस कराने के लिए, उनको प्रशिक्षण देने के लिए दोस्तों, जो हिमाचल प्रदेश का क्षेत्र है दोस्तों बकलोह, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बकलोह में जो है सेना का जो विशेष बल प्रशिक्षण स्कूल है वहां पे सेना की पहली वर्टिकल विंड टनल को स्थापित किया गया है। तो ये स्टार कर लीजिएगा, हिमाचल प्रदेश के बकलोह में भारतीय सेना की पहली वर्टिकल विंड टनल को स्थापित किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों त्रिकोणमाली। भाई क्यों चर्चा में, श्रीलंका का ये क्षेत्र है त्रिकोणमाली। तो दोस्तों श्रीलंका के दौरे पे गई थी दोस्तों हमारे देश की जो ठीक है फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमन, और उस दौरान उन्होंने श्रीलंका के, ठीक है, त्रिकोणमाली में भारतीय स्टेट बैंक की शाखा का उद्घाटन किया। क्या ये भारतीय स्टेट बैंक की पहली शाखा है? नहीं, श्रीलंका में स्टेट बैंक की कुल शाखाओं की संख्या दोस्तों 7 है। अभी हाल फिलहाल में त्रिकोणमाली में, ठीक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की, ठीक है, पहली जो है नई शाखा को स्थापित किया गया। अच्छा, इंपॉर्टेंट ये है कि इस दौरान जब वो यात्रा पे गई थी, श्रीलंका की यात्रा पे जो फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन गई थी, तो उन्होंने दोस्तों जो कैंडी क्षेत्र है दोस्तों, बेहद खूबसूरत क्षेत्र भी है ये कैंडी, लोग घूमने के लिए भी यहाँ पे जाते हैं, श्रीलंका का शहर है कैंडी, यहाँ का भी वहां दौरा किया उन्होंने, और वहां पे एक मंदिर है दोस्तों कैंडी में जिसका नाम है श्री दलदा मालीगांव मंदिर, ठीक है, वहां पे वो गई। और इसी के साथ साथ अनुराधापुर में, ठीक है, जया श्री महाबोधि मंदिर का भी उन्होंने दौरा किया। तो ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये दोनों मंदिर का नाम आपसे आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड पूछ सकता है। भाई दलदा मालीगांव मंदिर कहाँ है, ठीक है, और जय श्री महाबोधि मंदिर कहाँ है, तो ये श्रीलंका में है। अच्छा, इंपॉर्टेंट ये है दोस्तों, ये जो दलदा मालीगांव मंदिर है दोस्तों, ये यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल भी है, और इसे देखिए पवित्र दांत अवशेष का मंदिर भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है भाई? क्योंकि जो महात्मा बुद्ध का जो बायां कैनाइन दांत है वो यहीं पर स्थापित किया गया था और उसी के ऊपर ये मंदिर बनाया है, जिस वजह से ये मंदिर जो है दांत अवशेष मंदिर के भी नाम से जाना जाता है, दलदा मालीगांव मंदिर, और इसको जो है यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल भी घोषित किया गया। और इसी के दौरे पे गई थी हमारी मंत्री, ठीक है, निर्मला सीतारमन, तो ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। अगला देखते हैं दोस्तों, देखिए हमारे देश के जो फॉरेन मिनिस्टर यानी कि एस जयशंकर, वो वियतनाम दौरे पे गए थे। इंपॉर्टेंट ये है कि दौरे के दौरान वियतनाम का एक शहर है जिसका नाम है दोस्ती होची, ठीक है, होची मिन सिटी। इस होची मिन सिटी में उन्होंने, ठीक है, महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया, ठीक है। तो वियतनाम के, ठीक है, होची मिन सिटी में महात्मा गांधी के, ठीक है, प्रतिमा का अनावरण किया गया विदेश मंत्री एस जयशंकर जी के द्वारा। इसी के साथ साथ उन्होंने वियतनाम का दूसरा शहर है दोस्तों जिसका नाम है बाक नी सिटी। बाक नी सिटी में उन्होंने, ठीक है, यहाँ पे रविन्द्रनाथ टैगोर की प्रतिमा का अनावरण किया। तो ध्यान रखिएगा, वियतनाम के दौरे पे गए, ठीक है, कौन दोस्तों? हमारे देश के फाइनेंस मिनिस्टर। उन्होंने 2 शहरों में, ठीक है, एक तो ध्यान रखिएगा होची मिन सिटी और दूसरा ध्यान रखिएगा दोस्तों कहाँ, बाक मिन,
ठीक है। हो ची मिन सिटी में देखा जाए तो महात्मा गांधी जी की प्रतिमा का अनावरण किया। और अगर देखें तो यहाँ पे ठीक है बाक मिन सिटी में, यही कंफ्यूज करने वाली चीज है, बाक मिन सिटी में रविन्द्रनाथ टैगोर जी की प्रतिमा का अनावरण किया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्टार कर लीजिएगा। ठीक है, अगला बात करते हैं दोस्तों दुनिया की सबसे ऊंची परमाणु ठीक है सुविधा केंद्र जो स्थापित किया गया है वो साउथ अमेरिका के देश बोल्विया में किया गया है। किसके द्वारा किया गया? तो एक रूस की परमाणु ऊर्जा निगम यानी कंपनी है ठीक है रोसाटॉम, उसने जो है दक्षिण अमेरिका का जो देश है दोस्तों वोल्विया के ठीक है यहाँ पे वोल्विया के अल अल्टो में ठीक है ध्यान रखिएगा कहाँ पे अल अल्टो में समुद्र तल से लगभग 4000 मीटर की ऊंचाई पर एक अनुसंधान रिएक्टर दबाव पोत स्थापित करके एक नया रिकॉर्ड बनाया है। तो ध्यान रखिएगा दुनिया का सबसे ऊंचा परमाणु सुविधा जो केंद्र स्थापित किया गया है ठीक है वोल्विया के अल अल्टो में किया गया है। किसके द्वारा किया गया है? तो रूस का एक परमाणु ऊर्जा निगम है रोसाटॉम के द्वारा किया गया। इसके साथ ही देखा जाए दोस्तों तो ये दुनिया की सबसे ऊंची परमाणु सुविधा भी बन गई है। चूंकि वोल्विया की बात कर रहे हैं दोस्तों तो वोल्विया जो है ये साउथ अमेरिका का देश है और ये देखिए साउथ अमेरिका के दो देश हैं जो पूरी तरीके से लैंडलॉक्ड है। पहला कौन सा है दोस्तों? वोल्विया है। दूसरे की बात करें तो पराग्वे है। वोल्विया देखिए यहाँ पे किससे किससे अपनी सीमा साझा करता है? तो चिली से करता है, अर्जेंटीना से करता है ठीक है, पराग्वे से करता है, ब्राजील से करता है, पेरू से करता है। वोल्विया की दोस्तों कैपिटल है लापेस। वोल्विया और पेरू के ठीक है सीमा पर एक झील है जिसका नाम है लेक टीटीकाका। ठीक है ध्यान रखिएगा लेक टीटीकाका, लेक टीटीकाका झील है दोस्तों जो कि ध्यान रखिएगा ये विश्व की सबसे ऊंची नौकागम्य झील है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाता है और कई बार पूछा गया कि भाई लेक टीटीकाका किन देशों की सीमा के बीच में स्थित है? तो पेरू और वोल्विया के बीच में स्थित है और वोल्विया के ही अल अल्टो में ठीक है ध्यान रखिएगा दुनिया की सबसे ऊंची परमाणु सुविधा केंद्र स्थापित किया गया है। अगला दोस्तों कौसाम्बी है। कौसाम्बी बहुत इंपॉर्टेंट, ये उत्तर प्रदेश का जिला है और यहाँ पे भगवान बुद्ध की 51 फीट ऊंची जो है प्रतिमा स्थापित की जाएगी। तो ये भी ध्यान रखिएगा और इसी के साथ साथ देखिए पहला जो है विश्व पशु दाहगृह जो बनेगा दोस्तों वो लखनऊ में खोला जाएगा। तो पहला जो है पशु शव दाहगृह कहाँ खोला जाएगा? लखनऊ में खोला जाएगा और भगवान बुद्ध की जो है 51 फीट ऊंची प्रतिमा जो कौशाम्बी में खोली जाएगी। ठीक है, तो ये था कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आपके एग्जाम से रिलेटेड। अब बात करते हैं दोस्तों फैक्ट्स ऑफ द डे की। दोस्तों हमारा सबसे पहला फैक्ट्स है यहाँ पे कि विद्या समीक्षा सॉफ्टवेयर सागर से सारंत जिसके द्वारा विकसित किया गया, किसके द्वारा किया गया है? सीबीएसई के द्वारा किया गया। कमेंट बॉक्स में सीबीएसई का फुल फॉर्म मुझे बताइए ठीक है जल्दी से। आईएसओ 9015 प्रमाण प्राप्त करने वाला भारत का पहला महिला थाना स्थित है दोस्तों कहाँ? मध्य प्रदेश के भोपाल में। देश की पहली हाई स्पीड क्षेत्रीय रैपिड रेल सेवा का नाम है क्या है दोस्तों? नमो भारत है। देश का सबसे ऊंचा ठीक है 418 फीट राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया कहाँ? अटारी वाघा सीमा पर। ठीक है, अगला है राष्ट्रव्यापी ऑपरेशन चक्र 2 नामक अभियान आरंभ किया गया किसके द्वारा? सीबीआई द्वारा यानी कि केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा। भारत के जिस संस्था को सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग में संयुक्त राष्ट्र का पुरस्कार प्राप्त हुआ है किसको प्राप्त हुआ है? इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। गृह मंत्री अमित शाह ने जिस शहर में सामाऊ शहीद स्मारक एवं पुस्तकालय का उद्घाटन किया किस शहर में? गांधीनगर गुजरात में। जिस रेजिमेंट को प्रेसिडेंट कलर्स पुरस्कार से सम्मानित किया गया किस? नागा रेजिमेंट की 3री बटालियन को। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन की महासभा का 25वां सत्र आयोजित किया गया कहाँ किया गया? उज्बेकिस्तान के ठीक है समरकंद में। यूएनडब्ल्यूटीओ द्वारा विश्व के जिस गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव की सूची में शामिल किया गया कौन सा गांव है? ढोरडो गांव है जो कि गुजरात का है। बिम्स्टेक का अगला महासचिव जिसे नियुक्त किया गया क्या नाम है? इंद्रमणि पांडे। बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। जिस भारतीय बैंक ने लंदन स्टॉक एक्सचेंज के सस्टेनेबल बॉन्ड मार्केट प्लेटफॉर्म पर अपने सस्टेनेबिलिटी बॉन्ड को सूचीबद्ध किया है किस बैंक ने दोस्तों? इंडिया एक्सिम बैंक ने। जिसने क्राउड फंडिंग फॉर टेररिज्म फाइनेंसिंग शीर्षक से रिपोर्ट जारी किया किसने दोस्तों? फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने। जिस शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया गया क्या नाम है दोस्तों? प्रलय। भारत का महासर्वेक्षक किसे नियुक्त किया गया? हितेश कुमार एस मकवाना को किया गया है।
देश का मुख्य सूचना आयुक्त जिसे नियुक्त किया गया, किसे किया गया, हीरालाल सामरिया को किया गया है। रोहिणी नायर पुरस्कार से सम्मानित किया गया 2023 रोहिणी नायर पुरस्कार प्रदान किया गया, किसे किया गया, दीनानाथ राजपूत को। नेक्स्ट है केरल के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार केरल ज्योति से जिसे सम्मानित किया गया, किसे किया गया, टी पद्मनाभम को किया गया। वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 के दूसरे संस्करण का आयोजन किया गया, कहां किया गया, नई दिल्ली में किया गया। ब्रिटिश अकादमी पुस्तक पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया, किसे प्रदान किया गया, नंदिनी दास को प्रदान किया गया। नौसेना का पहला NIB यानी कि नौसेना का बौद्धिक विखंड पुरस्कार जिसे प्रदान किया गया, किसे किया गया, कमांडर M अरुण चक्रवर्ती को किया गया। 7वीं महिला एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी 2023 का आयोजन किया गया, कहां किया गया, रांची झारखंड में किया गया। कमेंट बॉक्स में आंसर करिए इसकी विजेता टीम कौन थी, मैंने आपको स्पोर्ट्स में बताया था, ठीक है। नेक्स्ट है, ठीक है, वही चीज रिपीट हो गई, ध्यान रखिएगा। चलिए प्रश्न आंसर भी आ गया दोस्तों यहाँ पे। जो 7वीं महिला एशियाई ट्रॉफी चैंपियनशिप की जो विजेता टीम थी वो भारत ही, दूसरी बार उसने जो है खिताब जीता। चलिए अब आप मुझे बताइए इससे हराया किसको, ठीक है, उप विजेता टीम कौन थी, कमेंट बॉक्स में आंसर करिए। सुल्तान, ठीक है, जोहर कप 2023 हॉकी, ठीक है, ध्यान रखिएगा सुल्तान जो जोहर कप है वो हॉकी से संबंधित है। इसकी टीम विजेता कौन बनी है दोस्तों, जर्मनी बना है। दिसंबर 2023 को कल के रहने योग्य शहर विषय पर प्री वाइब्रेंट गुजरात सम्मेलन का आयोजन किया गया, कहां, गुजरात के गांधीनगर में। दिसंबर 2023 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जिस हवाई अड्डे को अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के तौर पर मान्यता देने के प्रस्ताव को मंजूरी दिया है, तो सूरत हवाई अड्डे को, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों, दिसंबर 2023 को केंद्रीय कृषि मंत्री जो है अर्जुन मुंडा ने आसियान भारत श्री अन्न महोत्सव का शुभारंभ किया, कहां से दोस्तों, नई दिल्ली से। रक्षा मंत्रालय के रक्षा उत्पादन विभाग के तत्वाधान में दिसंबर 2023 को गुणवत्ता आश्वासन महानिदेशालय द्वारा क्वालिटी इक्विपमेंट इन टाइम विषय पर एक पश्चिम क्षेत्र रक्षा उद्योग बैठक वेस्ट जोन डिफेंस इंडस्ट्री मीट का आयोजन किया गया, कहां पे दोस्तों, वडोदरा में। दिसंबर 2023 को नई दिल्ली में राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी सोसाइटी की 37वीं वार्षिक आम बैठक और नदियों को आपस में जोड़ने हेतु विशेष समिति की 21वीं बैठक की अध्यक्षता किया, किसने किया दोस्तों, ये केंद्रीय जल शक्ति मंत्री जो है गजेंद्र सिंह शेखावत, उनके द्वारा किया गया बैठक जो की गई नई दिल्ली में की गई। नेक्स्ट है भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय के तहत, ठीक है, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन ने संयुक्त अरब अमीरात में दुबई में आयोजित संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन का शुभारंभ किया दोस्तों 10 दिसंबर 2023 को। हमने अपनी पिछली क्लास में भी इसके बारे में डिस्कस किया था, इंपॉर्टेंट है ये। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विकसित भारत 2047 युवाओं की आवाज नामक पहल का शुभारंभ किया, कब किया, 11 दिसंबर 2023 को। 11 से लेकर के 14 दिसंबर 2023 के मध्य वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एजेंसी के 27वें विश्व निवेश सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा, कहां किया गया दोस्तों, ये किया गया नई दिल्ली में। तो दोस्तों ये था आज का हमारा करंट अफेयर, उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। जो रिवीजन के करंट अफेयर की PDF है दोस्तों वो आपको टेलीग्राम ग्रुप पे प्रोवाइड कर दिया जाएगा, ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो वहां से आप लिंक डाउनलोड कर लीजिए, साथ ही साथ जो है अपना रिवीजन करते रहिए। फिर मिलते हैं दोस्तों अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे, स्टे सेफ एंड स्टे हैप्पी।